हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा, पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था और एक लेक्चर अपलोड हो चुका है गुलाम वंश का, आज मैं आप लोगों को खिलजी वंश पढ़ाऊँगा। जी हाँ, खिलजी वंश मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और ऐसा पढ़ाऊँगा भाई जैसे मैंने गुलाम वंश पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। एक अच्छी स्टोरी बना के पढ़ाऊँगा। हिस्ट्री से आप लोग क्यों डरते हो? कभी आपने सोचा कि आप हिस्ट्री से डरते ही क्यों पढ़ने से? मैं तो नहीं डरता भाई। हिस्ट्री को ना ऐसे मज़े लेके पढ़ो। जी हाँ, मज़े लेके पढ़ो गधो। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास के साथ हम जहाँ पर आज स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ पर हुआ क्या था। जी हाँ, ऐसे पढ़ो कि सोच के देखो कि हम पर जिसने राज किया है, जहाँ हम सांस ले रहे हैं, उन सब सांस लेने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे राजे महाराजाओं ने, हमारे यहाँ तक मुग़ल एम्पायर ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने युद्ध लड़े हैं। ऐसा आधार मानकर आप पढ़ें, आप लोगों को बहुत अच्छे से हिस्ट्री समझ आएगी। तो क्या होता है, कहानी मैं दोबारा से शुरू कर देता हूँ। गुलाम वंश हार जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है किसके साथ बेटा? केकुवाद के साथ, या कमर्स बोल सकते हैं आप। दोनों में ही अंतिम शासक माने जाते हैं केकुवाद के बाद। केकुवाद क्यों मारा जाता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई। गुलाम वंश का आखिरी शासक जो केकुवाद होता है या केमर्स होता है, वो क्यों मारा जाता है? क्योंकि जनता में अराजकता फैल जाती है उसको लेके, क्योंकि उसने टैक्स लगा दिए। क्या लगा दिए भैया? टैक्स लगा दिए। अब भैया जनता टैक्स कहाँ से दे? अकाल वहाँ पे वैसे पढ़ते थे दिल्ली के अंदर उस वक्त पे। तो भैया करे तो करे क्या? तो क्या किया गया भाई? दिल्ली की जनता ने बुलाया किसको भैया? जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया। अब दिल्ली की जनता हो गई बिल्कुल परेशान, दिल्ली की जनता का मूड खराब, करे तो करे क्या? अब दिल्ली की जनता ने बुला लिया किसको भैया? जलालुद्दीन खिलजी को। जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी उस वक्त पर बेटा तुर्कमेनिस्तान होता था, जो अफगानिस्तान के बिल्कुल ऊपर है आज के टाइम पर। वहाँ पर सामंत था भाई। जी हाँ, सामंत था। जलालुद्दीन खिलजी आता है और बेटा केकुवाद या केमर्स को मार देता है। मारने के बाद क्या होता? 1290 के अंदर बेटा, 1290 के अंदर वो अपनी क्या करता है? डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर लेता है, जिसका नाम क्या कहलाता है? खिलजी वंश। जी हाँ, क्या कहलाता है? खिलजी वंश। आप लोगों को मैंने बता दिया भैया कि वो कहाँ से आया था। कहाँ से आया था भाई? अफगानिस्तान से आया था। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान से आया था, जो कि अफगानिस्तान के बेटा राइट मतलब ऊपर है। वहाँ से कौन आया भैया? आपका जलालुद्दीन खिलजी आया। ये देखो चाचा हमारे रे जलालुद्दीन खिलजी, ये आए भाई कहाँ से? तुर्कमेनिस्तान से आए, जो कि अफगानिस्तान से बिल्कुल ऊपर में है। और इनका शासन चला 1290 से लेके 1296 तक इसका शासन चला। आपको इनके बारे में कुछ मैं बातें बता देता हूँ, एक कहानी बनाकर। यार रियलिटी की कहानी है। बहुत ज़्यादा बूढ़े इंसान थे जब ये राजगद्दी पर आए। जी हाँ, जब इन्होंने गद्दी हासिल की, इनके आधे कब्र में पैर लटके हुए थे। जी हाँ, ये 70 साल की वर्ष के थे जब ये क्या बैठे? गद्दी पर बैठे। और इसके बारे में एक बात बता देता हूँ, ये बहुत ही शांति प्रिय और लोकप्रिय शासक थे। जी हाँ, क्या थे ये? शांति प्रिय और लोकप्रिय व्यक्ति था। ये अपने आप को बूढ़ा मुसलमान बोलता था। जी हाँ, और जब भी इसके यहाँ पे कोई विरोध होता, ये गांधीवादी नीति का था कि एक गाल मारा दूसरा गाल आगे। तो ये जब भी इसके यहाँ पे विद्रोह होता था, ये वहाँ पे जाके एक ही बात कहता था कि मैं वृद्ध मुसलमान हूँ और मैं बेकाम में अपने मुसलमान भाइयों का खून नहीं बहाना चाहता हूँ। क्या बंदा भैया, सोच के देखो आज के टाइम पे क्या मतलब इस बंदे में वो थी भाई, सोच थी। इस बंदे ने ना तो कभी अपना विस्तार बढ़ाया भाई, ना तो इसने क्या युद्ध लड़े। जी हाँ, ना तो इसने कभी इतने युद्ध लड़े और ना ही इसने विस्तार की नीति अपनाई। आपको पता होगा भाई, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बात, युद्ध क्यों लड़े जाते हैं? ताकि अपना किंगडम फैलाया जा सके, हमारे धोस जमा सके हम। लेकिन ये बड़े सेटिस्फैक्शन वाले राजा जी थे। इसने कुछ किया ही नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर। बस ये अपने आप को क्या बोलता था कि मैं बूढ़ा मुसलमान हूँ
जहाँ पर भी विद्रोह होता था ये वहाँ पर जाकर यही बोलता था कि मैं अपने मुसलमान भाइयों का क्या नहीं करना चाहता हूँ, खून नहीं बहाना चाहता हूँ। इसी वक्त पे क्या हो रहा था भैया, मैंने क्या बताया था, दुनिया का पहला आतंकवादी ग्रुप जन्म ले चुका था। कौन थे भाई? मंगोल थे। जी हाँ, कौन थे? मंगोल थे। जी हाँ, मैंने जैसा पहले लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था, इसी टाइम पे क्या हो रहा है, इसी टाइम पे अपना क्या आतंकवादी ग्रुप था भैया एक, जो सिर उठा रहा था। मैंने क्या कहा था, पहले आतंकवादी ग्रुप का नाम क्या था? मंगोल। जी हाँ, मंगोल। मंगोल क्या थे भैया, इसी टाइम पर क्या हो रहे थे भाई, भारत में मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। लेकिन सबसे बढ़िया शांति की बात ये थी, जितने भी मंगोल थे बेचारे आते थे, सेना इकट्ठी करते थे, पीटते थे, छितते थे, पीटते थे उन लोगों को हम लोग और भाग जाते थे। जी हाँ, ये लोग पिट के गए हैं हमेशा जब भी आए हैं। इसी वक्त पे क्या होता है, चंगेज़ खां का जो बेटा होता है अब्दुल्ला, जी हाँ, इसी के टाइम पे क्या होता, आक्रमण होता मंगोलों का। चंगेज़ खां किसके टाइम पे आ गया? गुलाम वंश में। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त पे आया, इल्तुतमिश के टाइम पे आ गया था वो। लेकिन क्या हो गया भैया, इस वक्त पे कौन आता है? कौन आता है बेटा? चंगेज़ खां का जो बेटा था अब्दुल्ला, वो आता है, कहता है कि मैं जो मेरे बाप का सपना था वो मैं पूरा करूंगा। 1.5 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए कह रहा हूँ, 1.5 लाख की सेना लेकर आ जाता है इंडिया पर आक्रमण करने के लिए। और आपको बता दूं भी एक बात, वो दिल्ली पर आक्रमण करता है वो आके। जी हाँ, दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है। क्यों किया जाता है दिल्ली पर आक्रमण? आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, पूरा आप बोलोगे सर और कहीं पर आक्रमण क्यों नहीं करते, दिल्ली पर ही क्यों आक्रमण किया जाता है? आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, आपका शरीर है जैसे पूरी बॉडी है, लोग गर्दन को ही क्यों काटते हैं, हाथ पाँव को क्यों नहीं काटते? उनको पता है कि मेन नस कहाँ पर है, गर्दन में है भैया। ऐसे ही अगर आप लोगों को शॉर्ट टाइम के अंदर पूरे देश को जीतना है तो दिल्ली को जीत लो, जिसकी राजधानी गई उसका सब गया। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया? मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। जी हाँ, ये मेन रीज़न था कि दिल्ली पर आक्रमण ही क्यों करते थे। 1.5 लाख की सेना लेकर आया बेचारा ये, और मतलब क्या हुआ भैया, इसको मार दिया गया। जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी ने फिर से अब्दुल्ला को मार दिया गया। लेकिन इसके साथ एक शख्स आता है भैया, उसका नाम आप याद रख लेना भैया, आगे भी मैं लिखवा रखा, वैसे मैं लिख देता हूँ, उल्गू भाई, जो बहुत आगे चल के नाम लूँगा, क्या? उल्गू। ये भाई उल्गू याद रख लेना, ठीक है। क्या भाई इसके साथ एक कौन आया भाई, अब्दुल्ला के साथ उल्गू आया। इन्होंने संधि कर ली। जी हाँ, संधि कर ली उल्गू के साथ। किसने संधि कर ली? जलालुद्दीन खिलजी ने। जी हाँ, संधि क्या थी भाई, कि आप आक्रमण नहीं करोगे। बदले में क्या किया भाई, उल्गू ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। उल्गू ने क्या करा, इस्लाम धर्म को अपना लिया। और जो 1.5 लाख की सेना आई थी उसमें से जो लोग बच गए उनके लिए जलालुद्दीन, मैंने क्या कहा, बहुत लोकप्रिय नेता था, दयालु इंसान था, दयावान था। इसने एक ज़मीन दे दी कि यहाँ पर तुम लोग बस जाओ। और ज़मीन का नाम क्या है आज भी आप लोग जानते होंगे, क्या है बता सकता है कोई मुझे? जी हाँ, उसका नाम मंगोलपुरी है, जो दिल्ली के पास है। मंगोलों की बसाई हुई, जलालुद्दीन खिलजी ने इसको बसाया था। क्या नाम है इसका? मंगोलपुरी। ठीक है भैया, उल्गू बड़ा दोस्त बन गया जलालुद्दीन खिलजी का। यानी कि क्या हो गया भैया, क्या हो गया, डर खत्म हो गया एक तरीके से। किसका? मंगोलों के आक्रमण का। ठीक है, अब भैया आपको देखो एक बात बता देता हूं मैं, एक बात बता देता हूं। इनको इतिहास के अंदर नवीन मुसलमान कहा गया। किनको? मंगोलों को, क्योंकि इन्होंने क्या, इस्लाम को अपनाया था ना भैया, इसीलिए तो इनको क्या बोला गया, नवीन मुसलमान बोला गया। ठीक है भाई, अच्छा आगे कहानी बढ़ती है। यहाँ तो मतलब क्या हो गए, मंगोल खत्म हो गए, बूढ़ा जीत गए हमारे, कौन? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद क्या होता है भैया, जलालुद्दीन का एक भतीजा होता है अली गुरबख्श। क्या बेटा, याद रख लेना इस बात का नाम, अली गुरबख्श। अली गुरबख्श नाम का एक उसका क्या होता है, भतीजा होता है। और 1292 में एक कड़ा नाम की एक रियासत होती है। कड़ा नाम की एक रियासत होती है, उस पर एक विद्रोह फैल जाता है। विद्रोह क्योंकि देखो जो सामंत होते थे,
जहाँ पे छोटे छोटे कस्बों में राज करते थे, जैसे डीएम हो गए, वो बगावत पर खड़े हो जाए कि नहीं आज से हम ही आके किंगडम है, हम ही राजा हैं, तो राजाओं को हराने के लिए विद्रोह हो जाते थे, वे खुद को स्वतंत्र मानते थे वो। तो उसको दबाने के लिए, कड़ा के विद्रोह को दबाने के लिए अली गुरबख्श को भेजा जाता है, और वो बड़ी ब्रूटैलिटी के साथ, बड़ी ही समझदारी और बड़े अत्याचार के साथ, क्रूर तरीके से इसको क्या कर देता है, दफन कर देता है। जी हाँ, क्या कर देता है बेटा, दफन कर देता है इस विद्रोह को। इससे खुश होकर जलालुद्दीन अली गुरबख्श खां को वही का क्या बना देता है, सामंत बना देता, प्रमुख बना देता है। और 1294 के अंदर इसी 1294 में जो अली गुरबख्श खां था, इसी ने अनुमति लेकर जो आपका मध्य क्षेत्र है, जो विदिशा मध्य प्रदेश के पास है, यहीं पर आक्रमण करता है। और बाद में जाकर इसी अली गुरबख्श का नाम क्या कहलाता है, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी कहलाता है भैया। अली गुरबख्श का नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, कहानी आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब बेटा क्या हो गया, पतन की तरफ चल रहा है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ये बड़ा ही क्या था, बड़ा ही शांत स्वभाव का इंसान था। मैंने क्या कहा, बड़ा ही शांत स्वभाव का इंसान था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे दयावान इंसान होता है, उसकी जीवनी पर भी एक काला अध्याय लिख दिया जाता है, और वो काला अध्याय इसकी जिंदगी पर भी लिख दिया गया। अब बोलोगे सर ये बड़ा दयावान व्यक्ति था, इसकी जिंदगी में क्या काला अध्याय था भैया। जी हाँ, इसकी जिंदगी में एक काला अध्याय ये जुड़ जाता है बच्चा लोग, कि जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसने एक सूफी संत था जिसका नाम था सिद्दी मौला। सिद्दी मौला, जो मौला होते हैं ना, सिद्दी मौला क्या था भैया, एक सूफी संत था सिद्दी मौला नाम का। वो क्या करता है भैया, वो भड़काता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ कि ये बूढ़ा हो चुका है, खूसट, इसने ना तो साम्राज्यवादी नीतियां अपनाई, अब ये तुम्हारे दम पे उछल रहा है, तुम इसको क्यों ना मार दो, क्यों ना तुम इसे मार दो और अपना क्या कर लो, राज स्थापित कर लो। इससे पहले क्या होता, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। चाचा भतीजा होते हैं, इनमें चलता है ये सब, मुस्लिम धर्म में चलता है बेटा ये सब, टेंशन नको, ऐसा मत सोचना कुछ भी, मुस्लिम धर्म के अंदर चलता है। तो भाई क्या होता है उस वक्त पे, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है भैया, ये बात की भनक किसको लग जाती है, जलालुद्दीन खिलजी को लग जाती है कि कौन भाई, ये जो ये ईरानी सूफी संत सिद्दी मौला है, ये किसको भड़का रहा है, अलाउद्दीन खिलजी को भड़का रहा है तुम्हारे खिलाफ। अच्छा बेटा, मेरी नगरी में रह के मेरे ही भतीजों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तो क्या किया जाता है भाई, 1296 से पहले क्या होता है, सिद्दी मौला को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर। अब भैया अलाउद्दीन खिलजी का पूरा मूड खराब, अलाउद्दीन खिलजी ने धावा बोल दिया। 1296 के अंदर क्या होता है भैया, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, चचा जलालुद्दीन खिलजी का क्या हो गया, साम्राज्य खत्म। अब कौन आ गया भाई, अलाउद्दीन खिलजी आ गया। देखिए कितना करूर दिख रहा है ये, इसकी आगे मैं बातें बताऊंगा आप लोगों को। अब क्या हुआ भाई, अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 के अंदर गद्दी पर बैठा। जी हाँ, जैसे ही गद्दी पर बैठा, बेचारे कहता ना कि इतने में गंजे हुए, इतने में ही ओले पड़ गए, मतलब इतने में ही क्या हुआ भाई, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा। इसी टाइम पर सबसे ज्यादा आक्रमण होते हैं इसके टाइम पर, किसके भैया, मैंने क्या कहा था, पैरलिज्म में कौन चल रहे हैं, आतंकवादी ग्रुप, कौन, मंगोल। अब बेटा मंगोल क्यों, मंगोल इसलिए आक्रमण कर रहे हैं क्योंकि मंगोलों के साथ संधि हुई थी, किसकी, जलालुद्दीन खिलजी की। अब दोस्त, उनका तो दोस्त प्रिय नेता मर गया, प्रिय शासक मर गया, अब तो उनका तो मूड खराब, पूरा का पूरा मूड खराब। अब किस पर आक्रमण करते हैं वो, अलाउद्दीन खिलजी पर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बौखला जाता है। और मैंने क्या कहा, इन सब की फिराक किसकी तरफ थी, दिल्ली को हथियाने की थी। मैंने क्या कहा, जिसकी राजधानी गई उसका राज्य गया।
आज कोई भी आक्रमण करते हैं, जब 71 में हमारी लड़ाई होती है तो प्लान क्या था, दिल्ली पर ही अटैक करना था कि दिल्ली कब्जा ली तो पूरा देश गुलाम। ठीक है, ऐसे ही इस वक्त पे क्या था भैया, इसका क्या कारण था, ये भी क्या करता है, ये मंगोल क्या करते हैं कि हम किसको कब्जाएंगे, दिल्ली को कब्जा लेंगे, और अलाउद्दीन खिलजी क्या खुद ब खुद हार जाएगा, क्योंकि जिसकी राजधानी गई उसका राज्य भी गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी बेटा, अलाउद्दीन खिलजी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने इसी बात के कारण किलेबंदी शुरू कर दी। जी हाँ, और अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए एक किला बनाया गया, जिसको क्या बोला जाता है इतिहास के अंदर, सीरी का किला। क्यों बनाया गया भाई, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। जी हाँ, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए वहां पर क्या बनाया गया, सीरी का किला बनाया गया। किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अब भैया अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर अपॉइंटमेंट किसको किया भाई, जफर खां को। किसको किया भैया, जफर खां को क्या किया गया बेटा, अपॉइंटमेंट किया गया भैया। ठीक है, अपॉइंटमेंट किसको किया गया, जफर खां को, ताकि वो क्या करे बेटा, ताकि वो क्या करेगा, मंगोलों के आक्रमण से हम लोगों को क्या करेगा, बचाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। अब भैया खतरा किसका, मंगोलों का, किस पर, अलाउद्दीन खिलजी पर। इसलिए वो उनको दबाने के लिए, मारने के लिए एक नीति अपनाता है, जिसको इतिहास के अंदर कहा जाता है रक्त और तलवार की नीति। जी हाँ, क्या कहा जाता है, रक्त और तलवार की नीति। मतलब जैसा भी मंगोल हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, पेल दो। जी हाँ, मार दो भैया, वरना ये मंगोल हैं, तुमको मार के खा जाएंगे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नीति का विस्तार किया, जिसको क्या बोला गया बेटा, रक्त और तलवार की नीति। लेकिन रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। इसको रिलेट मत करने ना रक्त और लोह की नीति से, रक्त और तलवार की नीति को। अच्छा भैया, अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने दूसरी कंडीशंस, दूसरा डर कौन सा बोलोगे सर, दूसरा डर क्या। इससे पहले देखो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, प्रथम आक्रमण मैंने क्या कहा अभी, इल्तुतमिश के टाइम पर होते हैं, उससे पहले भी हुए थे। चंगेज खान ने आक्रमण किया था भाई, इल्तुतमिश के टाइम पे किया भैया। चंगेज खान ने जलाउद्दीन, देखिए ये रहा भाई, ये कुछ मैंने बता दिया। देखो सबसे सर्वाधिक आक्रमण किसके टाइम पर हुए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुए। 29 बार विफल किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने किया। अभी आगे जब मैं तुगलक वंश पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा आप लोगों को ये बातें। 29 बार विफल करने के बाद इसको एक उपाधि मिली गाजी मलिक की भाई। ठीक है, एक बार मंगोलों का आक्रमण किस पर हुआ भी, मोहम्मद बिन तुगलक पर हुआ भाई। ये सिर्फ थोड़ी सी महत्वपूर्ण है भाई मंगोल आक्रमण के बारे में, आप चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो ये बातें। कहानी आगे बढ़ती है भाई। अलाउद्दीन खिलजी को एक बात समझ में आ चुकी थी, जो मेरे चाचा जान ने ये बात कमजोरियां छोड़ी हैं वो मैं नहीं दोहराऊंगा। कहीं क्या पता कल को मेरी सुपारी दे दे कोई, मेरे को ही लुढ़का दे, मेरे को ही कोई पेल जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने नगद वेतन देना शुरू कर दिया। जी हाँ, नगद वेतन देना शुरू कर दिया। जाओ बेटा कैश में काम करो, सैलरी मैं तुमको दूंगा, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, हैं। अच्छी सैलरी देना शुरू कर दिया। किसको, सैनिकों को, ताकि विद्रोह की स्थिति आगे उत्पन्न ही ना हो। पहले क्या होता था, पहले क्या दिया, जमीन दी जाती थी बोने के लिए, उगाने के लिए फसल। लेकिन इसने बंद करके क्या, नगद कैश पेमेंट देना शुरू कर दिया। जी हाँ, अब बेटा कैश पेमेंट देना तो शुरू कर दिया, अच्छी बात है। अब वो पेमेंट भी तो कहीं से आएगी, पेमेंट को क्या आसमान से लाएगा वो। तो उसने देखा भाई पेमेंट तो तू कर रहा है, लेकिन आएगी कहाँ से। उन्होंने कहा भाई टैक्स बढ़ाओ। कोई भी युद्ध लड़ा जाता है या किसी की भी पेमेंट दी जाती है तो टैक्स बढ़ते हैं भैया। आपको आज का टाइम देख लो, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जो भी इंसान है, जैसे रेलवे के कर्मचारी हैं, मोस्टली घर पे बैठे हैं, या अदर कोई स्टेट के मतलब वो है भाई कर्मचारी हो घर पे बैठे, तो उनकी सैलरी पूरी जा रही है ना, वो टैक्स के रूप में हमसे वसूला जा रहा है। बढ़ाई महंगाई बढ़ रही है ना, तो उनकी पेमेंट भी तो जाएगी ना। तो ऐसे ही क्या हुआ भैया, ऐसे ही क्या हुआ,
टैक्स बढ़ा दिया गया। जी हाँ, लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। लोगों पे क्या टैक्स बढ़ाया गया भैया? पहले उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारा पशु है हमारे यहाँ पर, जो क्या करते हैं बेटा, दूध दोहते हैं, और इसके लिए जो चारा होता है, चारा कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो उस पर कर लगाओ भैया। उस पर क्या लगाओ? कर लगाओ। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि क्या लगाओ? कर लगाओ, जिसको क्या बोला गया भैया? चरई कर बोला गया। क्या बोला गया? चरई कर। चरई कर मतलब बेटा, चराई कर मतलब जो चराने पर कर लगा भाई। पहली बार होम टैक्स, जो आज भी हम होम टैक्स पे करते हैं, वो किसकी देन है भैया? अलाउद्दीन खिलजी की। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की टैक्स कौन सा लगाया? अगला होम टैक्स भाई। उसके बाद भैया, उसके बाद ये तो लगे हुए थे, ये 2 टैक्स लगाए। उसके बाद ये टैक्स तो लगे हुए थे, जजिया, जकात, जकास। जजिया, जकात, जकास कर तो पहले लगे हुए थे, ठीक है भैया। एक और भाई लगाया, एक भूमि टैक्स लगाया भी। जी हाँ, आपके पास जितनी भूमि है, जमीन है, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। लोग बड़ा टैक्स से बचते थे उस वक्त पे भी, तो प्रॉपरली इनके लिए एक क्या गाइडलाइन जारी करी गई भाई? रजिस्टर बनवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया बेटा? रजिस्टर बनवाया, ताकि अब भागो कहां से भागोगे, टैक्स कहां से देके, मतलब तुम छुट्टी पाओगे। तो ये तो टैक्स लगाए भैया। अब भैया कुछ लोग है ना, कुछ ये जो शाणे बनते थे, 1.5 शाणे इसके सैनिक, कि मान के चलो यहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं, दूसरे राज्य में भी। तो इन्होंने क्या किया? इसने क्या किया? यहाँ से भी सैलरी ले रहे हैं, वहाँ से भी सैलरी ले रहे हैं। तो इसने क्या किया बेटा? इसने हुलिया रंगने की प्रथा शुरू कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि डबल डबल पेमेंट ले ही ना सके। अब लूटो, कैसे लूटोगे मुझे? तो हुलिया रंगने की प्रथा किसने शुरू करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब भैया अलाउद्दीन खिलजी बड़ी व्यापार करता, घोड़े लेके आता। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी क्या लेके आता? घोड़े लेके आता। और क्या कर दिया जाता बेटा? सैनिक बड़े कमीने, उनके घोड़ों को बेच देते थे, इसलिए खिलजी का मूड खराब। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का मूड खराब। अलाउद्दीन खिलजी ने अब क्या किया भैया? घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी। आपके यहाँ पे भी देखा होगा भाई, गाँव में बैल वगैरह को क्या दाग दिया जाता है कि वो गाँव का अब राजा है, उसको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। इस प्रकार से ये दागने की प्रथा कहाँ से शुरू होती है? अलाउद्दीन खिलजी से क्या कर दिया जाता है? इस प्रथा का शुरुआत होती है भाई। दूसरी भाई, ये मैं बता चुका हूँ भैया, खाली सा नया धर्म भी मैंने बता दिया है। अगर बेटा क्या होता था? अब मूल्य नियंत्रण नीति बेटा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, और बेटा ये बता देता हूं मैं आप लोगों को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इन दोनों में आप लोगों को तीनों एकदम बता देता हूं। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी भैया? बाजार नियंत्रण प्रणाली वो थी कि आप बाजार में जा रहे हो और आपका जो सामान आप बेच रहे हो बाजार के अंदर, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। आज भी तो ऐसा ही होता ना। आज आप मंडी में जाते हो तो मंडी में अगर आप आपका खोखा लगाते हो तो टैक्स लिया जाता है आप पे उसका। आप अपनी कोई चीज़ बेचने गए मंडी में तो आपको टैक्स देना पड़ता है, मंडी टैक्स बोलते हैं जिसको, आप कपास के लिए कटते हैं हमारे पैसे भैया। तो क्या हुआ भाई? ये बाजार नियंत्रण प्रणाली भाई। अब मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या भाई? हर चीज़ का एक फिक्स रेट कर दिया गया, ताकि कोई भी हाई रेट पर बेच ना पाए और जनता का क्या ना हो पाए? शोषण ना हो पाए। अब तीसरा भैया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि सब में अब क्या होगा? वितरण होगा, पर मतलब जो भी वस्तु है उसका एक सही रेट या दाम सुनिश्चित करके भैया। अब हम उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, देखते हैं भैया। देखिए भैया, एक सेकंड गाइस, आगे मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अलाउद्दीन खिलजी के देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी के देखो, जो पिता का नाम क्या था? मशहूद था। चाचा मैंने बता दिया जलालुद्दीन खिलजी थे बेटा। पुत्र कौन थे भाई? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और सिबरुद्दीन उमर। ठीक है भैया। अच्छा भैया, ये अनपढ़ था बचपन से, ये तो कोई बात नहीं है भाई। अब यहाँ से शुरू होते हैं।
अब क्या होता भैया, अब जो गलती जलाउद्दीन खिलजी ने की थी वो अलाउद्दीन खिलजी दोहराने वाला नहीं था। क्या की थी उसने, साम्राज्यवादी नीति को नहीं अपनाया था, लेकिन बेटा अलाउद्दीन खिलजी का पहला ही काम था कि मैं क्या करूंगा, समग्र जो हमारा भारत है उस पर विजय अभियान चलाऊंगा। जी हाँ, इसीलिए क्या हुआ भैया, साम्राज्यवादी जो विचारधारा उसको क्या किया गया भैया, अपनाया गया। इसी को लेकर उनको एक उपाधि दी गई जिसका नाम क्या था, सिकंदर सानी की उपाधि दी गई। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को इसलिए दी गई भाई क्योंकि उसने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। इसके बेटा दो सेनापति थे, एक तो कौन, उल्गू खां और एक नुसरत खां। उल्गू खां कौन भैया, उल्गू खां कौन था अब बताना, जो मंगोलों के साथ अब्दुल्ला के साथ आया था, जिसने क्या की गई थी, जलाउद्दीन खिलजी के साथ ट्रीटी साइन करी थी कि हम इस्लाम धर्म को अपनाते हैं, वो उल्गू खां। इसका क्या बन गया, सेनापति बन गया। नुसरत खां के आगे मैं बताऊंगा। इन्होंने पहला अभियान कहां पर चलाया भैया, इन्होंने पहला अभियान चलाया जाकर, पहला अभियान लिख लीजिएगा आप गाइस एक बार, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला अभियान चलाया जाता है गुजरात के अंदर। जी हाँ, गुजरात के अंदर पहला अभियान चलाया गया। वहां पर कौन था भाई, वहां पर कौन था, बघेल वंश राज करता था। जी हाँ, बघेल वंश राज करता था। कर्णदेव बघेल वहां के शासक थे। उल्गू खां और नुसरत खां वहां पर अटैक कर देते हैं। तो बेटा क्या होता है, कर्णदेव अपनी बेटी जो देवल थी उसको लेकर भाग गए, पत्नी को वहीं छोड़ दिया जिसका नाम था कमला देवी। अब भैया वो भागकर कहाँ गए, रणथंबोर, राजस्थान। कहां पर चले गए, रणथंबोर, जहां पर कौन, हमीर देव नाम के राजा राज करते थे। अब देखना वहां पर भी बैंड बजेगी हमीर देव की। अब बेटा कौन महल में दाखिल कौन होते हैं जीतने के बाद, कौन होते हैं, उल्गू खां और नुसरत खां महल में एंट्री मारते हैं। जिसको पत्नी को छोड़कर भागा था उसको किसके सामने लाया जाता है, किसके सामने लाया जाता है, आप लोगों को बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया जाता है। उससे उसका विवाह हो जाता है और वो उसकी प्रिय रानी थी सबसे भाई। जी आप देखो, दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने में बड़ा इंटरेस्टेड बंदा है, सख्त है लोंडा बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या होता है, देवल का यहां से देखो। अब भैया अब यहीं से उसने क्या किया भैया, वहीं से क्या होता है देखो, नुसरत खां ये कह रहा था ना, यहीं से अब क्या होता है, यहीं से क्या होता है, जो ये उल्गू है इसको मलिक काफूर को खरीद लेता। मलिक काफूर बेसिकली हिजड़ा था जिसको 1000 दिनारी भी बोला गया है, 1000 दिनार से खरीद लिया जाता है गुजरात अभियान के दौरान। ये रावी, ये देख लो भैया, ठीक है। गुजरात अभियान के दौरान इसको कितने, उसमें 1000 दिनारों में खरीद लिया जाता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण में जो अभियान हुए उसका नेतृत्व किसने किया, मलिक काफूर ने किया। ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूँ पूरी कहानी, आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ आगे क्या होता है। अब भैया मूड खराब किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। क्यों मूड खराब, क्योंकि जो कर्णदेव बघेल थे उसको किसने पनाह दी थी, रणथंबोर के जो राजा थे, क्या नाम था उनका भैया, हमीर देव, उसने क्या दी थी, शरण दी थी। अब कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब भैया वही मूड खराब किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। आक्रमण कर दिया जाता है उल्गू खां के द्वारा, कहां पर बेटा, रणथंबोर पर। हरा दिया जाता है, हिम्बल देव को हरा दिया जाता है और मार दिया जाता है दोनों के दोनों को, कर्णदेव को और हिम्बल देव को। जो उनकी पत्नी होती है, जो उनकी बेटी होती है, जिनका नाम क्या था भैया, अभी मैंने बताया था, क्या, सॉरी गाइस, देवल का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के साथ करवा दिया जाता है। यानी कि माँ किसकी वाइफ बन गई, अलाउद्दीन खिलजी की, और बेटी किसकी, उसके बेटे की पत्नी बन गई। क्या बात है, पूरा देख लो उस टाइम पे क्या क्या होता था। अच्छा भैया, उसके बाद जो थर्ड अभियान चलाया गया, थर्ड अभियान कहाँ पर चला गया बेटा, मालवा में अभियान चलाया गया। ठीक है,
इसको भी आराम से जीत लिया गया भैया। सबसे महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है चित्तौड़गढ़ का। जी हाँ, राजा रतन सिंह वहां पर राज करते थे और उनकी जो पत्नी थी पद्मनी। आगे मैंने पूरा ये लिखा रखा भी उत्तर भारत अभियान, ये बार आप चाहो तो आप ये नोट कर लो, मैं बता तो रहा ही हूँ आप लोगों को भैया, बता चुका हूँ मैं कर्णदेव और कमला देवी पत्नी के बारे में। ये भी मैं रणथंभौर वाला भी मैं हमीर देव वाला बता चुका हूँ आप लोगों को। मालवा अभियान में बता चुका हूँ। अब भैया चित्तौड़गढ़ पे ये रहा भाई, चित्तौड़गढ़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो हम लोगों आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ मैं। मेवाड़ के जो राजा थे, चित्तौड़ बोला जाता है जिसको, चित्तौड़ के राजा कौन थे? राजा रतन सिंह थे। उनकी पत्नी क्या नाम क्या था बेटा? पद्मावती था। और वो उस टाइम की पूरी मिस यूनिवर्स थी भाई। जी हाँ, उनसे सुंदर कोई स्त्री थी ही नहीं। जी हाँ, तो मन में बेईमान हो जाता, मन बेईमान हो जाता है। जी हाँ, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, रानी पद्मिनी को लेके। उस टाइम पे एक उस टाइम पे एक कविता थी, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता थी रानी पद्मिनी को लेकर। उसकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है उनके सामने, और उनके दिल में क्या हो जाता है भैया, पद्मिनी को पाने की चाह हो जाती है और वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देते हैं। राजा रतन सिंह को धोखे से मार दिया जाता है और रानी पद्मिनी जो रानी पद्मावती थी उनको भैया जौहर करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी के कारण अपनी दास दासियों के साथ। और वहाँ सर क्या हुआ भैया, वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को क्या नहीं, घंटा कुछ नहीं मिला भाई। एक सुंदर से राज्य का सर्वनाश कर दिया जाता है सिर्फ एक अपनी महत्वाकांक्षा के कारण। अब मैं आप लोगों को दीक्षण के कुछ अभियान पढ़ा देता हूँ। दीक्षण के जो अभियान थे, मैंने क्या कहा बेटा, कौन करता है? कौन करता है? मलिक काफूर करता है, जिसको 1000 दिनारी बोला गया है इतिहास के अंदर। तो क्या होता है, दीक्षण विजय अभियान शुरू हुए भाई। सबसे पहले देवगिरी में जो रामचंद्र देव जी थे राज्य करते थे। ये रखिए भैया, अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए भाई, देवगिरी में कौन थे भाई? रामचंद्र देव जी थे। इन पर क्या होता है बेटा, आक्रमण कर दिया जाता है। किसका भैया? सेनापति अलाउद्दीन खिलजी होते हैं भैया, मैं बता रहा था ना। तो बेटा क्या होता, आक्रमण कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है और ऐसा भयानक लूटपाट मिटाई जाती है बहुत ज़्यादा। और रामचंद्र देव को बंदी बना लिया जाता है। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था बेटा क्या, नवसाद को, और उसको दोनों कर उसके बेटे को दिल्ली लाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। देखो इसकी नीयत कैसी थी, उस वक्त विवाह कर लेता है और उसको अपनी 11वीं रानी बना लेता है। उसके बाद भैया, उसके बाद मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को जो अगला अभियान चला। देवगिरी अभियान हो चुका है बेटा। अगला चला भैया तेलंगाना का जो अभियान था, मलिक काफूर के साथ चलता है बेटा। वहां पर प्रताप रुद्रदेव द्वितीय होते हैं काकतीय वंश के। वहीं तो गोलकुंडा की गुफा से क्या निकलता है भैया, क्या निकलता है बताना? कोहिनूर हीरा, जो मलिक काफूर को दिया जाता है भेंट के स्वरूप, मतलब हारने के स्वरूप। वो किसको देता है? वो अलाउद्दीन खिलजी को देता है। कहते हैं कोहिनूर हीरा जिसके पास आया उनका सत्यानाश कर दिया। जी हाँ, मैं बेसिकली मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ। कोहिनूर यहाँ पे तुगलक वंश के पास चला जाता, तुगलक से फिर हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर से शाहजहां से मयूर सिंहासन पे लगा देते हैं। फिर मयूर सिंहासन को ले जाता लूट कर, आप लोगों को पता होगा पानीपत की लड़ाई के अंदर। फिर भैया मतलब आगे जाके अंग्रेज इसको ले जाते हैं। मतलब जिसके पास ये गया उसकी इसने बैंड बजा दी कोहिनूर हीरे ने। आप लोग बस इतना याद रख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। तेलंगाना में कौन था भाई? वारंगल जो तेलंगाना के अंदर पड़ता है आज के टाइम पर, वहाँ पर राजा कौन थे? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। और इन्होंने क्या किया था बेटा? कोहिनूर का हीरा इनको भेंट किया था। अब जो भैया सबसे बड़ा माना जाता है आखिरी अभियान, ये इसका यही माना जाता है, मुंदेर का जो अभियान होता है। वीर पांडे थे वहाँ के भैया, ठीक है। बस ये आखिरी अभियान होता है। इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद क्या होता है? 1316 के अंदर मृत्यु हो जाती है 20 साल शासन करने के बाद। किसकी? हमारे भैया किसकी? बताना एक बार, कोई बता सकता है?
अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। इसके बाद भैया कौन आता है, ये देखिए भाई, ये मैंने सारी लगा रखी है। रानी चित्तौड़गढ़ के बारे में भी देखिए भाई, आप चाहो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो भैया, आप जो आपको नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, मैंने हर चीज़ लिखवा रखी है भाई। तेलंगाना अभियान को ये रहा भाई, मलिक काफूर ने नेतृत्व किया था और वहाँ पर इसको क्या मिला था, कोहिनूर हीरा मिला था, ये रहा भाई। मैंने सब कुछ बता रखा है भैया, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो आपकी है भाई। उसके बाद कौन आते हैं भाई, उसके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं भैया, ये आते हैं, ये वैसे ने बता नहीं रखा लेकिन मुबारक शाह खिलजी आते हैं। जी हाँ, मुबारक शाह खिलजी आते हैं। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी पागल था। जी हाँ, पागल लोगों ने भी राज किया है भैया। मुबारक शाह खिलजी क्या था, पागल एक शासक था। उसने खुद को खलीफा की उपाधि दी थी। जी हाँ, खलीफा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा वो होता है भैया, मतलब क्या कहते हैं, प्रमुख होता है इस्लाम का प्रमुख, क्या बोलते हैं, खलीफा। खलीफा पद पहले कहाँ से शुरू होता है, सऊदी अरब से शुरू होता है, फिर ईरान में आता है, फिर सऊदी अरब में जाके आखिर में तुर्की में होता है भाई। 18वीं शताब्दी में जो तुर्की में जो खलीफा पद था, आपको पता होगा 1919 में जो आपका खिलाफत मूवमेंट चला था, वो किसको लेके चला था, अंग्रेज़ और जो तुर्की की जो पब्लिक थी उसको लेके ये खिलाफत आंदोलन चला था कि अंग्रेज चाह रहे थे कि हमारा खलीफा बनेगा बनाया हुआ, लेकिन जनता कह रही थी कि हमारा चुना हुआ खलीफा बनेगा। लेकिन जो गुजरात कह रहा हूँ, तुर्की के जो शासक होते हैं, जो शासक होते हैं उनका नाम क्या होता है भाई, कमाल पाशा, वो इस पद को ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद क्या होता है, जो अंतिम शासक है वो कौन, नसरुद्दीन खुसरो खां होता है भैया। इससे पहले होता है भाई मोहम्मद शाह रंगीला, वो बहुत ज़्यादा पागल होता है, वो बिल्कुल उससे भी मेंटली डिस्टर्ब इंसान है मोहम्मद शाह रंगीला। वो कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता, कभी वो नंगा आ जाता भाई, अर्धनंगन आ जाता, कभी उसको नंगन रहना पसंद था भाई। फिर ये आ जाता भाई, आखिर में नसरुद्दीन खुसरो खां आ जाते हैं भैया। इस तरीके से क्या होता है भैया, आखिरी में जाकर अंत हो जाता है किसका, खिलजी वंश का अंत हो जाता है। इससे पहले एक दो बातें, एक दो पॉइंट है मैं आप लोगों को अब बताना चाहूँगा, उस आप लिख सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। ये जो आप कॉपी बना लो तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए भाई, ये तो मैं बता चुका हूँ सारे अभियान आप लोगों को जो महत्वपूर्ण थे आप लोगों के लिए, जो पूछे जाते हैं। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड बेटा, इसके बाद एक अभियान में बता देता हूँ आप लोगों को। इससे पहले एक दो बातें हैं जो आप लिखना चाहो तो ये अमीर खुसरो के बारे में लिखिए जी। अमीर खुसरो का भैया जन्म हुआ 1253 में, मृत्यु होती है 1325 में। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के अगले दिन ही इसकी मृत्यु हो गई भाई, ये भी पूछ लिया जाता। गुरु इसका कौन था, निजामुद्दीन औलिया था भाई। दिल्ली सल्तनत के ये क्या थे, संगीतकार थे। दिल्ली सल्तनत के क्या थे, ये संगीतकार थे। गयासुद्दीन जो बलबन थे, और ये गयासुद्दीन तुगलक के टाइम तक ये रहे। इन्होंने कुल आठ राजाओं का शासनकाल देखा था, पूछ लिया जाता है। सितारों तबले का आविष्कारक इनको कहा जाता है भैया। तबला किससे बना आप लोगों को पता होगा, मृदंग से बना भाई, ढोलक से। इंडो इस्लामिक कल्चर की पहली अच्छी मिसाल थी ये तबला। जी हाँ। अच्छा भाई, जो इनकी महत्वपूर्ण एक बार ये रचनाएं भी देख लिए भाई। नूह सपिहार, तारीख़ अलाही, तुगलक निजामनामा, ये क्या किसने लिखी भैया, किसने लिखी भैया बताओ, अरे गधो, ये अमीर खुसरो ने लिखी भैया। उपाधियाँ कौन सी दी गई थी भाई, तूतिए हिंद इसको बोला जाता है, और तुर्कल्लाह इसको भी बोला जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया ने दिया था भाई, निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या दिया था, तुर्कल्लाह। जो दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन है, ये निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से पड़ी थी भी उस वक्त पे। तूतिए हिंद इसको कहा जाता है भैया। एक सेकंड गाइस, ये खिलजी वंश के बारे में आप चाहो तो ये सारी बातें लिख सकते हो भी, जलालुद्दीन खिलजी का कब कहाँ से क्या क्या रहा भाई। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लिख सकते हो भाई, केकू बाद, ये सब कुछ लिख सकते हो, मैंने वैसे बता दिया है भाई। एक बार देख लीजिएगा गाइस फिर भी आप लोग।
ये देखिए गाइस, मैं बता चुका हूँ सब आप लोगों को। ये देखिए रणथंबोर अभियान में बता चुका हूँ क्यों हुआ था ये अभियान, ये मैं बता चुका हूँ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आप चाहते हो कि आप लोगों को इसके नोट्स मिले तो फर्दर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था गाइस। ये खत्म हुआ बेटा आप लोगों का खिलजी वंश। इसके बाद जो अगला वंश आता है मैं आपको डिस्कस करा दूंगा अगली वीडियो में। तो गाइस घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना सब्सक्राइब करने पे कुछ नहीं जाता, आपका अपना चैनल है बेटा। बाय गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए।